आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है मईशत के लिए जो नहीं होगा खतरा उसे लगेगा ताला, फिर लॉकडाउन होगा कहां? वालिदैन बच्चों को स्कूल में ज्यादा महफूज तस्वुर क्यों करते हैं? गिलगित बल्तिस्तान पीटीआई अक्सरियत हासिल करने में नाकाम, ऑपोजिशन का इलेक्शन चोरी का इल्जाम। क्या जीबी इंतखाबात के नताइज के बाद पीडीएम का बयानिया कमजोर होगा? खातून जज का आला अदलिया से शिकवा, वुकला के रवैये का जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में कोरोना वायरस की लहर शदीद से शदीद तर होती चली जा रही है, मस्बत केसेस की शरह 7% से तजावुज कर चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 29,511 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 2128 यानी 2128 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए हैं। अब यही नहीं है बल्कि कई अहम शख्सियात भी इस वायरस का शिकार हो चुकी हैं। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। इसी तरह रुकन सिंध असम्बली शर्जील मेमन, फारूक सत्तार और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के डेप्यूटी स्पीकर महमूद जान भी इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की बढ़ती हुई शिद्दत के पेश नजर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें कई अहम मामलात पर गौर किया गया। NCOC के इजलास में मुल्क में आलमी वबा कोरोना की दूसरी लहर के फैलाव के बाद मुल्क में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है, जबकि शादी वाली तकारीब में 300 से ज्यादा अफराद शिरकत नहीं कर सकेंगे। इस इजलास में क्या फैसले हुए वो जरा तफसील से आपके सामने रखते हैं। NCOC के फैसलों के मुताबिक 300 से ज्यादा मेहमानों वाली तकारीब और जलसों पर पाबंदी होगी। इसी तरह शादी हॉल्स में तकारीब पर पाबंदी होगी, ताहम खुली जगहों पर 300 मेहमानों के साथ तकरीब मुनक्किद की जा सकेगी। NCOC ने एक हफ्ते के लिए तमाम होटल्स SOPs के तहत खुले रखने का फैसला किया है। ताहम चूंकि खाना खाते वक्त मास्क उतारा जाता है, जिससे वायरस के फैलाव का खदशा है, इसीलिए एक हफ्ते बाद इस फैसले पर नजरसानी की जाएगी। NCOC के इजलास में तालीमी इदारों के अंदर मौसम सरमा की तातीलात कबल अज़ वक्त करने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया है। NCOC ने पुरहुजूम मकामात पर सख्ती से मास्क की पाबंदी कराने की हिदायत भी जारी की हैं। इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में बताया कि हर उस मकाम और शोबे को बंद करेंगे जिससे मुल्क की मईशत मुतासर ना हो। इस हवाले से वज़ीर आज़म क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने ये देखा है कि 4 गुना हमारे केसेस बढ़ गए हैं पिछले 10 दिन 2 हफ्ते में। हमारी जिधर 6-7 दिन में अमवात हो रही थी, अब वो 25 पे पहुंच चुकी है। और हमें ख़तरा ये अब है कि अगर हमने SOPs यानी कि अगर हमने एहतियात ना किया तो हमें ये डर ये है कि हमारे अस्पतालों के अंदर जिस तेज़ी से अब मरीज़ जा रहे हैं हॉस्पिटल में, इसी तरह अगर एहतियात ना की तो हमारे हॉस्पिटल्स में वो हाल होगा जो जून में एक दफ़ा हुआ था कि हमारे सारे बड़े बड़े शहरों के अस्पताल भर चुके थे मरीज़ों से, और खुदा ना खास्ता उससे भी ना बिगड़ जाए हालात। हर वो चीज़ हमने बंद करनी है। तो नंबर 1 तो ये है कि हमने सारे मुल्क में जलसे ख़त्म कर दिए, अपना भी ख़त्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जिधर सबसे तेज़ी से फैलती है वायरस। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तो कौम को SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के जलसे मुलतवी कर दिए, साथ ही दीगर सियासी जमातों को भी जलसे रोकने का कहा है। लेकिन पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद है जो कोरोना वायरस और इसके खतरात को संजीदा नहीं ले रही है। 50% वालिदैन बच्चों को स्कूलों में गैर महफूज समझते हैं, यानी कौम की राय बच्चों को स्कूल भेजने पर तकसीम है। लेकिन सितंबर में जब तक कोरोना वायरस की दूसरी लहर का आगाज नहीं हुआ तो 90% वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजना चाहते थे। रिसर्च के आलमी इदारे IPSOS की हालिया तहकीक में 92% पाकिस्तानियों ने खुद को कोरोना से आगाह बताया कि वो अवेयर है, लेकिन सिर्फ 35% पाकिस्तानी ही इस वायरस को खतरा समझते हैं। यहाँ ये अमर बाइसे हैरत है कि अप्रैल में जब कोरोना वायरस का आगाज हुआ था, उस वक्त 50% पाकिस्तानी कोरोना वायरस को अपने लिए खतरा समझते थे। सर्वे के मुताबिक 43% की राय में कोरोना वायरस पाकिस्तान के लिए खतरा है, यानी आज वो तादाद 43% हो गई है। लेकिन अप्रैल में 83% पाकिस्तानी इस वायरस को अपने लिए खतरा समझ रहे थे। अब यह सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तानी कोरोना वायरस को अहमियत क्यों नहीं देते हैं? पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वायरस के फैलाव पर गैर संजीदा क्यों है? इसका जवाब आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन के जरिए देता है। सबसे पहले हमारे वजीर आजम मीर रियासत मोहतरम इमरान खान खिताब तो कोरोना SOPs की पाबंदी पर कर रहे हैं, साथ ही वो मास्क इस्तेमाल करने का दर्स भी दे रहे हैं।
ये वज़ीर-ए-आज़म की उस तकरीब के मनाज़िर हैं जिसमें वज़ीर-ए-आज़म खिताब कर रहे हैं, मगर लोगों के हुजूम में मेरे रियासत का अपना ही मास्क गायब है। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम आरिफ अलवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको कुछ देर में दिखाते हैं। ये मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। खिताब में सदर ममलिकत वबाई अमराज पर कंट्रोल और इस्लामी नुक्ता नज़र पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन सदर ममलिकत का अपना ही मास्क गायब है। इस वक्त आप देख रहे हैं वज़ीर आला पंजाब की मुशीर फिरदौस आशिक अवान भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं। पाकिस्तान की आवाम तक सूबाई हुकूमत का बयानिया पहुंचाना है, ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा वो खुद ही इसकी खिलाफ वर्जी कर रही हैं। पंजाब की मुशीर इत्तलात तो पैगाम रसानी में खुद ही एक दीवार बन गई है, लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात भी जो बार बार मीडिया से राब्ते में रहते हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना होती हैं, यानी शिबली फराज साहब, जिनका एक एक कदम वफाक के मौक़िफ़ की अलामत होता है, वो खुद SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए दिखाई देता है। टेलीविजन स्क्रीन पर मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल भी आप देख रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की वो फुटेज भी आपके सामने रखी जिसपे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। समाजी फासले पर गौर किया जाए, इस हवाले से कहा जाता है। चेहरे पर मास्क के हवाले से पाबंदी को मुमकिन बनाने का कहा जाता है, लेकिन वो पाबंदी खुद दिखाई नहीं देती है। एहसन इकबाल गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। सियासी जमातों के जलसों के बायस कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। ये लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि ये अवामी लोग हैं, अवामी रहनुमा है, जिन्होंने लोगों को पाबंदी के लिए तैयार करना है। कोरोना SOPs की पाबंदी करें ताकि हर मुमकिन कोशिश की जा सके कि दूसरी लहर के अंदर हमें ज्यादा नुकसान ना हो। सबसे पहले तो सवाल यह है कि क्या अवामी नुमाइंदे खुद ही SOPs पर अमल करेंगे? क्या हुकूमत संजीदगी से इन मामलात को लेगी? और फिर क्या वाकई ऑपोजिशन भी अपने जलसे तर्क करने के लिए तैयार हो जाएगी? इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सहित डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज NCOC का इजलास हुआ है, बड़े अहम फैसले हुए हैं और वज़ीर आज़म ने उसके बाद खिताब में कहा कि गुज़श्ता 10 रोज़ के अंदर केसेस 4 गुना से ज़ायद बढ़ गए हैं। अगर मोर्टालिटी रेट की बात की जाए तो जो पहले 6-7 पे थे, अब वो 19-20 अमवात डेली बेसिस के ऊपर ऑन एवरेज देखी जा रही हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो दूसरी लहर है वो ज़्यादा मुतासरकुन दिखाई दे रही है। अब डॉक्टर साहब, सिंपल सी बात है कि जो फैसले हमने मौखर कर दिए हैं, 1 हफ्ता पेंड किए हैं कि तालीमी इदारे खुले रखेंगे या बंद रहेंगे, 1 हफ्ते के बाद फैसला करेंगे, रेस्टोरेंट्स बंद करने हैं या खुले रखने हैं, ये भी मौखर किया गया है फैसला। तो क्या आपको नहीं लगता कि पहली लहर में जो बर वक्त फैसले किए जिसके नताइज बड़े मस्बत निकले, अब हम फैसला करने में थोड़े से डिलेज से काम ले रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी ये अब सूरत हाल ये कि हमें ये समझना है कि ये कोविड जो है ये अब कुछ अरसे के लिए इस दुनिया में मौजूद है। वो 1 साल है, 2 साल है, ये भी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो आप जब भी इस तरह के मेजर्स लेंगे कि आप चीज़ें क्लोज करेंगे, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स करेंगे, तो इवेंचुअली तो वन डे आपको उनको लिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आप लिफ्ट करेंगे दोबारा से ये सर्च देखेंगे, जो कि अभी रिसेंट वेव जो अभी जो सेकेंड वेव आई है उसमें भी यही हुआ है कि जैसे जैसे चीज़ें खुली वो दोबारा से सर्च आई। तो ये बार बार यही चीज़ रिपीट होगी। तो इसका हल ये है कि हम लोग SOPs पे अमल करना सीखें, एहतियाती तदाबीर के साथ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारना सीखें। और इस वक्त यही वक्त की ज़रूरत यही है कि SOPs की स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो और गवर्नमेंट जो है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि SOPs पे जैसे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, सरकारी सतह पर भी SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन दिखाई नहीं दे रही है? अगर आप जलसों, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज कहा कि सियासी जलसे ना तो हम करेंगे, ना ही ऑपोजिशन अब जलसे कर पाएगी, ना जुलूस निकलेंगे, रैलियां होंगी, यहाँ तक तो बात ठीक दिखाई देती है। लेकिन अब देखते हैं कि इमरान खान साहब आज भी तकरीब में, आज बहुत सारे वज़रा ने खिताब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब लोग खड़े होते हैं, मास्क नहीं लगाया होता, अगर खुद अवामी नुमाइंदे SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन पर अमलदारी को मुमकिन नहीं बनाएंगे तो फिर आम पब्लिक से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि अगर कोई नहीं इस वक्त मास्क का इस्तेमाल करे, क्योंकि इस वक्त मास्क इज द वैक्सीन। जब तक प्रॉपर वैक्सीन नहीं आती है, मास्क ही हमारे लिए वैक्सीन है। और मास्क का इस्तेमाल जो है वो इस वक्त वो वाहिद तरीका है जिससे हम कोरोना का फैलाव रोक सकते हैं। और डेफिनेटली पब्लिक गैदरिंग्स और सोशल डिस्टेंसिंग, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मेरा ख्याल है कि आने वाले ये 2-4 दिनों में आप देखेंगे कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी। ऑलरेडी आप देखें कि तमाम सरकारी दफातर में 50% अटेंडेंस कह दी गई है कि अटेंडेंस कम की जाए, 50% लोग आएँ, बारी बारी आएँ। इसी तरह से रेस्टोरेंट्स में, मार्केट प्लेसेस के ऊपर इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया मुतहरिक है कि वो लोग छापे भी मार रहे हैं, देख रहे हैं जिन शॉप्स के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है वो शॉप्स को फाइन भी किए जा रहे हैं, उनको बंद भी किया जा रहा है। इसी तरह रेस्टोरेंट्स को भी फाइन किया जा रहा है। स्कूल्स अगर खुले हुए हैं तो वहाँ पे रैंडम टेस्टिंग का एक सिलसिला जारी है और जहाँ पर भी कोई पॉजिटिव केसेस आते हैं स्कूल को फौरी तौर पे बंद किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि अब ये सारे मेजर्स जो हैं इन पे मजीद स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है।
मास्क ना इस्तेमाल करने वालों के ऊपर फाइन्स होंगे, लॉकडाउन का दायरा कार जो है वो बढ़ाया जाएगा। जो स्मार्ट लॉकडाउन से 4000 से ज्यादा एरियाज में इस वक्त पाकिस्तान में लॉकडाउन जो है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि प्रिपेयर्डनेस के हवाले से भी हम बहुत पीछे हैं? क्योंकि वजीर आजम ने अपने खिताब में आज कहा कि हो सकता है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर वही प्रेशर आ जाए, बल्कि उससे कहीं गुना ज्यादा हो जो जून में प्रेशर बढ़ गया था। तो आपको नहीं लगा हॉस्पिटल्स की हद तक भी हम उतने ज्यादा तैयार नहीं है, ना ही हमने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं, ना ही TTQ स्ट्रैटेजी को उस तरह से फॉलो किया जा रहा है? देखिए, क्वारंटीन सेंटर्स की तो पॉलिसी अब थोड़ी सी चेंज की गई है कि होम आइसोलेशन जो है वो वाली पॉलिसी जो है वो इस वक्त इम्प्लीमेंट की जा रही है। क्योंकि जब क्वारंटीन का था तो आपने देखा बहुत से लोगों ने छुपाना शुरू कर दिया था क्योंकि वो अपने घरों से जाना नहीं चाहते थे। तो अब जो नई पॉलिसी है वो होम आइसोलेशन वाली पॉलिसी जो है उसके ऊपर वो हो रहा है। और जहाँ तक हॉस्पिटल्स की बात है, कैपेसिटी पहले से तो जिस वक्त ये वायरस आया था फर्स्ट वेव में, उस वक्त तो कैपेसिटी हमारे पास बहुत कम थी, मगर ओवर द मंथ्स जब वो पहली वेव थी उसके दौरान कैपेसिटी डेफिनेटली बढ़ाई गई थी। वेंटिलेटर्स की तादाद भी बढ़ी थी और जो ऑक्सीजन बेड्स हैं 2500 नए बेड्स जो हैं वो सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराए गए थे। वेंटिलेटर्स जो हैं वो आए थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज थी, जब स्टार्ट हुआ था तो 3-4 लैब्स थी इनिशियली, इनको 150 लैब्स से ज़्यादा कैपेसिटी पूरे पाकिस्तान में 150 लैब्स बनाई गई। उसके अलावा जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर की गई। जो प्रोटेक्टिव गियर है अब पाकिस्तान उसमें सेल्फ सफिशिएंट है। 95 मार्क्स। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और बहुत अहम मामला है कि जिस वक्त कोरोना की फर्स्ट वेव थी तो उस वक्त 50% से ज्यादा लोग ये समझते थे कि कोरोना वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए। इस वक्त के सर्वेज ही बता रहे हैं कि 40% लोग ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कोरोना वाकई को डेंजरस चीज है। इसका मतलब ये है कि लोगों की संजीदगी लेवल के अंदर भी अब कमी आई है। लोग उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे हैं जैसे पहले था। और शायद इसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद हुकूमत के ऊपर है, क्योंकि जब हुकूमत ये कहती है कि हम डिलेज करेंगे, अभी फौरी तौर पर हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते कुछ चीज, या फौरी तौर पे वो प्रिपेयर्डनेस दिखाई नहीं देगी, अवामी नुमाइंदे वो मैसेज क्लियरली नहीं देंगे खुद SOPs को फॉलो करके, तो यकीनन पब्लिक तो फिर उसको सीरियसली नहीं लेगी ना। देखिए, मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क में अगर आप प्रिपेयर्डनेस से अगर आप लॉकडाउन की तरफ जाने का कह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। हमारा सोशल फैब्रिक ऐसे, आप देखें छोटे छोटे मोहल्ले हैं, एक एक गली में 200, 300 लोग रहते हैं, छोटे छोटे घर हैं, एक घर में 20, 25 लोग रहते हैं। तो वो उस तरीके से हमारे मुल्क में ये इम्प्लीमेंट हो भी नहीं सकता है कि अगर हम इस तरह से टोटल लॉकडाउन करें। लोगों की जो नॉन सीरियसनेस की वजह, उसकी मेन वजह ये है कि देखिए ये इसमें 70 to 80% लोग जो है वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ टोटली रिकवर कर जाते हैं। कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, कोई 10% लोगों को, और उसमें से भी जो है वो 5-6% लोग जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और मोर्टेलिटी रेट जो है वो तकरीबन 2 to 3% है। तो इसलिए लोग जो डॉक्टर साहब, मुकम्मल लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर, वज़ीर आज़म शुरू दिन से कहते रहे हैं कि इससे जो दिहाड़ीदार मजदूर तबका है वो पिसकर रह जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी है वो भी तो इफेक्टिव दिखाई नहीं दे रही है इस हवाले से, क्योंकि केसेस तो रोज ब रोज बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। और कोरोना वायरस दो धारी तलवार तो है, मईशत को बचाते बचाते अगर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन रेट बढ़ जाएगा, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो इस हवाले से कोई इफेक्टिव स्ट्रैटेजी लेने की जरूरत है डॉक्टर साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ। जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है इस वक्त, मगर देखें ये गवर्नमेंट जितने मर्जी स्टेप्स ले ले ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक अवाम ताउन नहीं करेगी। और अवाम ने तो यही करना है कि जो हुकूमत जो SOPs जारी कर रही है, जो मास्क के इस्तेमाल के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग, ये पिछले दिनों चूँकि बहुत ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग्स, रेस्टोरेंट्स और ये शादी हॉल्स वगैरह जो खुले थे और जलसे बहुत ज़्यादा हुए हैं, पब्लिक गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, उसकी वजह से ये एकदम स्प्रेड हुआ है। मगर अब इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है और मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये इन चीज़ों के ऊपर जब स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगी तो डेफिनेटली जो है वो हमें फ़र्क नज़र आना शुरू होगा। मगर इस वक्त सिचुएशन वाकई बहुत सीरियस नोट की तरफ जा रही है और अगर लोगों ने अभी भी इस चीज़ को ना समझा और अवाम के साथ अवाम ने अगर हुकूमत के साथ कोऑपरेट ना किया तो मैं समझती हूँ कि हम लोग सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इस वक्त जो फैसला NCOC के इजलास के बाद लिया गया है और वज़ीर आज़म ये कह रहे थे कि जल्द से जुलूस ना तो हम करेंगे ना अपोजिशन को इजाज़त होगी, तो इससे अवाम तासुर ये भी लेती है कि शायद ये कोई एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और शायद कोरोना की सेकेंड वेव के हवाले से जो बात की जा रही है वो सिर्फ अपोजिशन को कटेल करने के लिए है कि वो कोई जल्द से जुलूस ना कर सके। नहीं जी, देखिए ये तो मेरा ख्याल है कि जो फिगर्स हैं
डेली बेसिस पे एनसीओसी जो डाटा जारी करती है वो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता रहा है कि केसेस जो हैं ये वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कि ये प्लस नहीं होते, ये मल्टीप्लाई होते हैं। और इस वक्त जिस तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और डेथ रेट जो है वो भी दोबारा से बढ़ गया, 3 to 4 पे मोर्टेलिटी रेट आ गया था, अब 20+ हो गया हुआ है। और इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद भी जो है वो बिल्कुल आप देखें कि जो इन्फेक्टिविटी रेट था 1.2 1.3 की जगह अब इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो 7% के ऊपर चला गया है। तो ये सारे फिगर्स जो है ये कोई क्रिएटेड तो नहीं है कि जिससे कोई किसी किस्म का ये ख्याल आए कि गवर्नमेंट जो है वो ऑपोजिशन के जलसे रोक रही है। इस पॉलिसी को भी चेंज करना पड़ेगा और ऑपोजिशन भी यही इंप्रेशन दे रही है कि गवर्नमेंट ये जानबूझ के कर रही है ताकि हम लोग अपने जलसे ना कर सकें। इस वक्त समझने की जरूरत है कि वाकई ही कोरोना जो है पूरी दुनिया में भी इस वक्त जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो भी इस वेव का सामना कर रहे हैं। तो हम तो ऑलरेडी वीक हेल्थ सिस्टम्स के साथ और एक पॉवर्टी के बिलो पॉवर्टी लेने बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सैयद डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेके जिसके बाद बात करेंगे कि गिलगित इंतखाबात में हारने वाले नाराज और फिर जीतने वाले शिकवा कुना क्यों है, ये सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब से कुछ देर कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की। इस ट्वीट में उन्होंने अपनी कामयाबी का दावा किया। अमेरिकी सदर का दावा है कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। वो इंतखाबात में धांधली के इल्जामात भी आयद कर रहे हैं। कुछ इल्जामात इंतखाबात से कबल आयद किए गए, कुछ इल्जामात इंतखाबात के बाद आयद किए जा रहे हैं। अब ऐसा ही मामला गिलगित बल्तिस्तान में भी देखा जा रहा है, जहां इलेक्शन की गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ गए हैं, जहां तहरीक इंसाफ को सादा अक्सरियत तो हासिल नहीं हो सकी है, तहम पीटीआई 10 नशिस्तों में अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रही है। तहरीक इंसाफ की कामयाबी का तनासुब हौसला अफजा क्यों नहीं है, इस पर यकीन आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इन इंतखाबात में सबसे अहम किरदार आज़ाद उम्मीदवारों का है, जो कि असम्बली की 7 नशिस्तों पर जीत अपने नाम कर चुके हैं। यकीनन असम्बली में इन आज़ाद उम्मीदवारों के सहारे नई हुकूमत बनेगी। आज़ाद उम्मीदवार जिस भी पार्टी के साथ मिलेंगे वो अगले 5 साल गिलगित बल्तिस्तान की हुक्मरान जमात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मुहिम में खुद शिरकत की। बड़े अवामी इज्तिमात से लेकर छोटी कॉर्नर मीटिंग्स में बनफ़्स नफीस खुद शरीक हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी को महज 3 नशिस्तें ही मिल सकी हैं। मुस्लिम लीग नून, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की साबिक हुक्मरान जमात रही है, कई मेंबरान असम्बली ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीतने में नाकाम रहे। यूं मुस्लिम लीग नून के हिस्से में सिर्फ 2 ही नशिस्तें आ सकी हैं। इंतखाबी नताइज के एतबार से मजलिस वादतुल मुस्लिमीन तीसरे नंबर पर रही है। इस पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद कर रखा था। गिलगित में MWM महज 1 ही नशिस्त हासिल करने में कामयाब हो सकी है। अब अपोजिशन जमातों ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में धांधली का इल्जाम आयद कर दिया है, जिसके बाद इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने सड़कों पर आकर एहतजाज शुरू कर दिया है। कारकुनान ने RO ऑफिस के बाहर भी धरना दे दिया, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिए गए। जिला गजर में यासीन के मकाम पर गिलगित से आने वाली शाहराह पर मुजाहिरीन धांधली के खिलाफ धरना देकर बैठ गए। एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इंसाफ ना किया गया तो एहतजाज का रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ेंगे। हम भी जज्बाती फैसले करते हैं, इंतहाई फैसले पर मजबूर ना करें, आपसे छीनी गई सीटें वापस लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। ये मेरे सरजमीन है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके हुकूक पे सौदाबाजी नहीं कर सकता हूं, मैं आपका वोट पे सौदा नहीं कर सकता हूं, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नहीं छोड़ सकता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके जद्दोजहद में आपके साथ खड़ा हूं। जो रातों रात पे धांधली की गई, हम उस धांधली को भी रोकेंगे। हम गिलगित बल्तिस्तान को कठपुतलियों के हवाले नहीं करेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान को सेलेक्टर के हवाले नहीं करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने हक में चाहते हैं, वो किसी कठपुतली को अपने हक छीनने नहीं देंगे। हम अपना इलेक्शन कैंपेन जारी रख रहे हैं, हम एहतजाज जारी रख रहे हैं, हम अपने छीने हुए सीट्स वापस लेके घर जाएंगे, वरना बैठेंगे और बैठेंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने भी इंतखाबात में धांधली का इल्जाम आयद किया है। अपने ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि पूरी रियासती ताकत हुकूमती इदारों सरकारी मशीनरी का जोर जबरदस्ती और जबर के हथकंडों से वफादारियां तब्दील कराने और फिर बदतरीन धांधली के बावजूद
सादा अक्सरियत भी हासिल न करना पीटीआई यकीनन उनके लिए शर्मनाक शिकस्त है। मरियम नवाज कह रही है, हारने वालों को लोटा पार्टी से दुगनी सीटों का मिलना कठपुतली पर अवाम का अदम एतमाद है। ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम ने नताइज मुस्तरद कर दिए हैं। दरियासना गिलगित में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। शाहिद खान अब्बासी ने इल्जाम आयद किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में प्री पोल रैगिंग हुई है, वोटर्स को खरीदा गया कि उम्मीदवारों को हराने के लिए साइंटिफिक तरीके से उम्मीदवार लाए गए। इस हवाले से एहसन इकबाल और शाहिद खान अब्बासी फिर क्या कह रहे थे उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। वो जरा सरकारी पैसा लेकर गली गली मोहल्ला मोहल्ला फिरते रहे, पैसे और नौकरियां बांटते रहे और उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट की धज्जियां उड़ा दी। मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैं बेबस हूं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। कल मुस्लिम लीग नून के कारकुन 2 बजे एहतजाजी मार्च करेंगे मुस्लिम लीग सेक्रेटेरिएट से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर तक। अगर इस मुल्क में धांधली वाले इलेक्शन होते रहेंगे तो ना यहाँ सियासी इस्तेकाम आएगा, ना यहाँ पर मईशत तरक्की कर सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ, ये बदकिस्मती है। हमने पिछले 2.5 साल में कुछ नहीं सीखा और वही चीज़ें जो 2018 के पाकिस्तान के इलेक्शन में थी वो भी भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में नजर आई। वफाकी वसाइल इस्तेमाल किए गए, हमें वहाँ से वोट खरीदने की भी मुसद्दका इतलात आई हैं। जो पोस्टल बैलेट थे उनका आज तक पता नहीं है कितने इशू हुए, किसको इशू हुए, उनके असर क्या हैं इस इलेक्शन पर, ये तो वक्त बताएगा। ऑपोजिशन के इल्जामात का जवाब हुकूमत की जानिब से भी भरपूर तरीके से दिया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने यके बाद दीगरे 2 ट्वीट्स की। उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान ने मुजरिमा मरियम और मफरूर नवाज का मुल्क दुश्मन बयानिया दफन कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात में धांधली होती तो तहरीक इंसाफ सिर्फ 9 नशिस्तें जीतने में कामयाब ना होती। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने भी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को शफाफ करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन ने इंतखाबात से पहले ही धांधली का शोर मचाया। धांधली होती तो तहरीक इंसाफ से 15 नशिस्तें ले लेती। इस हवाले से शिबली फराज क्या कह रहे थे उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखता है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ के बयानिए को, पीडीएम के बयानिए को कूड़ादान में फेंक दिया है। जब ये हारेंगे, इलेक्शन से पहले ही इन्होंने धांधली का मंत्रा पढ़ना शुरू कर दिया था। अगर धांधली होनी थी तो फिर हम एक 14-15 सीटें ले लेते। क्यों? इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवारों को शिकस्त भी हुई। पाकिस्तान के लोगों ने वोट हमें इसीलिए दिया कि हम आए और ये इनके पीछे हम जाएं, और ये उल्टा हमें कहते हैं कि हम देख लेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम तुम्हें देख लेंगे। यकीनन वज़ीर इत्तलात का बयान अहम है, लेकिन माजी के 2 इंतखाबात के नताइज के तनाजुर में अगर देखा जाए तो अवाम ने पीटीआई की बजाय आज़ाद उम्मीदवारों पर एतमाद किया है। तहरीक इंसाफ को बरतरी तो हासिल है, मगर वाज़ेह अक्सरियत ना होने के बायस कई सवाल भी उठ रहे हैं। आपके सामने माजी की 2 अहम इंतखाबात, 2 अहम इलेक्शंस 2009 और 2015 के नताइज रखते हैं। साल 2009 में वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जिसने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात कराए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक नुमाइंदगी देने के बावजूद भी इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को महज 14 नशिस्तें ही मिल सकी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के इख्तिताम पर मुस्लिम लीग नून ने वफाक में हुकूमत बनाई। नून लीग के खिलाफ 2013 से ही तहरीक इंसाफ ने मुहिम शुरू कर दी। 2014 और 2015 में मुस्लिम लीग नून के लिए सियासी लिहाज से काफ़ी खतरनाक साल रहे, मगर जब 2015 में गिलगित में इंतखाबी मैदान सजा तो नून लीग को 24 नशिस्तों में से 16 में कामयाबी मिली। लेकिन इस साल तहरीक इंसाफ मरकजी हुकूमत में है, ऐलानात भी किए गए। वज़रा की फौज जफर मौज भी इलेक्शन मुहिम में पूरी तरह शरीक रही, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ को महज 10 नशिस्तें मिलना वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान तो बनता है। यानी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज पर जहां अपोजिशन नाराजगी का इजहार करते हुए धांधली का इल्जाम आयद कर रही है, वहीं पीटीआई भी इन नताइज से खुश दिखाई नहीं दे रही है। अब गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद उम्मीदवारों का किरदार बढ़ गया है। अब जिस पार्टी या इत्तेहाद के पलड़े में इन उम्मीदवारों का बोझ गिरेगा, वही पार्टी इक्तदार में जाएगी। इन इंतखाबी नताइज के बाद हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि अवाम ने पीडीएम का एजेंडा मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत मुखालिफ बयानिया किसी भी पाकिस्तानी को कबूल नहीं है, लेकिन इन्हीं इल्जामात के दरमियान एक अहम सियासी राब्ता भी हुआ है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ये राब्ता आध घंटा जारी रहा और इस गुफ्तगू में गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात और मुस्तकबिल में हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। अब सवाल पैदा होता है कि क्या पीडीएम गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक को मजीद तेज करेगी? क्या दोनों बड़ी सियासी जमातें
मुस्तकबिल में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत दे रही है, यकीनी सवाल आता हमें, लेकिन हुकूमत इस हवाले से क्या सोच रही है और हुकूमत अपनी इस फतह को कैसे देख रही है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहब आपके वक्त के लिए। आलिया साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीपी इलेक्शंस के अंदर बर्तरी हासिल है और ये बर्तरी 9 वोटों के साथ है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन को देखा जाए वफाकी वज़रा ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया, खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहां पर पहुंचे, इंटरिम प्रोविंस के हवाले से अनाउंसमेंट भी की, बड़े बड़े पैकेजेस की अनाउंसमेंट की गई। तो 9 सीटों के साथ ये जो बर्तरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दिखाई दे रही है, क्या इसको कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री करार देते हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि एक दफा फिर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने ये बता दिया कि वो कितने गयूर हैं और कितने समझदार हैं। उन्होंने जिस तरह से पीडीएम के बयानिए का जिसे कहना तहस नहस कर दिया, और जिस तरह से उन्होंने मरियम बीबी का जो आर्मी के अगेंस्ट, एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट बयानिया था, उसको बिल्कुल कह दिया है। और ये हमारा जो स्टैंड था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हक में वोट देकर उन्होंने एक दफा ये साबित कर दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहता है। ये इलेक्शन बहुत 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 ज्यादा। लेकिन आलिया साहब, अगर मैं स्टैट्स को देखूं, माजी में 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां से इलेक्शन जीती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिसकी मरकज में हुकूमत होती है, आदादुशुमार यही बताते हैं कि जीबी के अंदर वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाता है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले तो कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं किया है। 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मरकज में थी, उन्होंने जीबी इलेक्शन विन किया और 14 नशस्तों के साथ किया। इसी तरह से अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए, 2015 के अंदर जब जीबी इलेक्शंस हुए, उनकी मरकज में हुकूमत थी, उन्होंने जीबी इलेक्शंस विन की और 16 नशस्तों के साथ किए। अब 2020 में जब इलेक्शन हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज में हुकूमत है, आपने सिर्फ 9 नशस्तों से इंतखाब जीता। और ऐसे वक्त में जब पीडीएम का बयानिया, पीडीएम का जादू अपोजिशन के बकौल सर चढ़कर बोल रहा है, ऐसे में अगर अवाम मुस्तरद करती है तो कॉम्प्रिहेंसिवली मुस्तरद करना चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशस्तें नहीं होनी चाहिए थी, आजाद उम्मीदवार नहीं जीतने चाहिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का तो पता चलता जब कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री होती है आपकी। क्लीन स्वीप करते हैं आप। जी बिल्कुल जी, मैं बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री ये है कि पीएमएल-एन आपने देखा है कि अपनी तकरीबन ये 16 सीटों से 2 सीटों के ऊपर आ गई। तो इससे तो ये बिल्कुल शो हो रहा है, और उनका अपना जो वजीर आला का कैंडिडेट था वो तक हार गया, और इस वक्त जो पीएमएल-एन है वो कहीं पर 4थे नंबर पर है और कहीं पर 6ठे नंबर पर है। और फिर आ जाए पीपल्स पार्टी की तरफ, तो पीपल्स पार्टी तो जिस तरह से एक मार्च से बिलावल साहब ने वहां पर डेरे डाले हुए थे, और जिस तरह से बिलावल साहब 5 जलसे कर रहे थे, और जो जिस तरह की विक्ट्री वो क्लेम कर रहे थे, और उसके बाद भी वो सिर्फ 3 सीटों पर जीते हैं, जिनमें से 2 सीटों के ऊपर एक ही कैंडिडेट जीते, यानी 1 सीट उन्हें खाली करनी पड़ेगी। अब बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, लेकिन उससे पहले आलिया साहब इसका जवाब जो वो पेश करते हैं, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है ना, रियासती मशीनरी इस्तेमाल की गई है, वफाकी वज़रा वहां पर पहुंचे, प्री पोल रिगिंग हुई है, इसका जवाब वो ये पेश करते हैं, और इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद किया उन्होंने। देखिए, वो इंतखाबात के पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विक्ट्री, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। 1 सीट के ऊपर MWM के साथ हमारा इत्तेहाद था, 10 सीटें हमारी ये हो गई। 7 सीटों के ऊपर जो आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, 4 पीटीआई के ही वर्कर्स उन पर जीते हैं। तो इस तरह की कोई ऐसी चीज नहीं। और जहां तक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात है, तो मैं उसमें बिल्कुल क्लियर कर दूं, हमने ना कमर जमान ताहिरा को यहाँ पर निगरान गवर्नर बनाकर भेजा था, ना बजीज ताहिर को जो पीएमएल-एन ने किया था, ना हमने 40 अरब का पैकेज। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब वहां पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी जो है वो वफाकी वजीर है उमूर कश्मीर के ऊपर, और प्रैक्टिकली जो है वो इंतजामात को देखते हैं। देखिए, निगरान हमने जिसे कह देना, निगरान इन लोगों ने गवर्नर्स वहां पर भेजे थे। पूरा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 40 अरब का पैकेज पीएमएल-एन ने दिया था। वो कहते हैं कि आटा वजीर आज़म इमरान खान के नाम पर तकसीम किया गया है। यहाँ पर यह कहा गया कि जितने वोट होंगे उतने करोड़ रुपया दिया जाएगा। इतने टॉल क्लेम्स है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उसको मुकम्मल करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मेरी एक बात सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग का स्टैंड है इन लोगों का। ये कहते हैं पीएमएल-एन भी इस वक्त धांधली का इल्जाम लगा रही है, पीपल्स पार्टी भी धांधली का इल्जाम लगा रही है। तो मुझे ये बताएं, क्या जो 9 सीटें उन्हीं पर धांधली हुई है, जो बाकी सारी सीटें जहां 2 सीटों पर पीएमएल-एन जीती है या 3 सीटों के ऊपर पीपल्स पार्टी आजाद उम्मीदवार जीते हैं? देखिए, पीएमएल-एन तो कहीं लाई ही नहीं कर रही ना। आप मुझे ये बताएं ना कि अब जब रिजर्वेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन की, इन रिजर्वेशन को आपकी हुकूमत एड्रेस करने जा रही है?
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मशहूर थे अपनी गैर जानिबदार अंपायरिंग के लिए। उन्होंने ये सारा जो क्रिकेट के अंदर जो नहीं, अब मुझे सियासी मैदान की बात बताएं ना सर। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कुछ नहीं हुआ। देखिए मेरी एक बात सुने, इन्होंने कहा पार्लियामेंट्री पार्टी का बनाएंगे, 2018 के इलेक्शन के लिए कमेटी बनाएंगे। हमने कमेटी बनाई, हमने TORs बनाए, हमने इन्हें कहा इलेक्शन कमीशन में जाएं, हमने इन्हें कहा जहां जाना है आप जाएं। आज भी गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हम इनको कहते हैं, इन्होंने जिस फोरम को इस्तेमाल करना है वो उसी फोरम को इस्तेमाल करें। इनकी थोड़ी सी एक मैं असलियत आपको बता दूं, बिलावल साहब जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए वहां पर 1 नवंबर को, जब इनका इंडिपेंडेंस डे था गिलगित बल्तिस्तान का, तो उन्होंने खिताब किया तो इन्होंने एक पिटिशन फाइल की इलेक्शन कमीशन के अंदर कि जी यहाँ पर वुज़रा को नहीं आना चाहिए, MNAs को नहीं आना चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यहाँ पर MNAs और वुज़रा का आना बंद होगा, उससे अगले दिन पीपल्स पार्टी उसी के अगेंस्ट रिवर्स हो गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आलिया हमजा हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। गुफ्तगू आपने सुनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो ये बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब GP इलेक्शंस को मुस्तरद कर रही है और साथ ही धांधली के इल्जामात भी आयद कर रही है, तो यकीनन सबूतों की रोशनी में कर रही होगी, कोई ना कोई एविडेंस तो आपके पास होंगे। मेरा ख्याल है हमारे चेयरमैन वहाँ पूरी इलेक्शन कैंपेन में थे, उन्होंने जो कुछ सूरत हाल देखी है उसके सामने की है, और इल्जाम तराशी तो बिलावल साहब के उसूलों में नहीं है, सियासत में नहीं है, बगैर सबूत के बात होती नहीं है। लेकिन जो सबूत खुद हुकूमत ने फराहम किए उनका क्या करेगी PTI और उसकी वफाकी हुकूमत। वफाकी वज़रा गए वक्त पे जो कानून की खिलाफ वर्जी थी, इलेक्शन कमीशन ने जो तय किया उसकी खिलाफ वर्जी थी। इलेक्शन के दौरान उन्होंने स्कीमें ऐलान की है, ये इलेक्शन के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन के दौरान रियायतें दी हैं, ऐलान किया है, इलेक्शन की खिलाफ वर्जी, ये खुली धांधली है, लोगों को ठीक है जानी साहब, प्रीपोल रिगिंग के हवाले से बिल्कुल इल्जाम आयद किए गए। चेयरमैन साहब खुद वहां पर मौजूद रहे, और मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह अपनी प्रेजेंस के साथ GP के इलेक्शंस में जान डाली है, शायद इसका क्रेडिट उनको जरूर जाता है। लेकिन पोलिंग के बाद क्या कोई ऐसे सब्सटेंशियल एविडेंस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जिसको कल वो किसी फोरम के ऊपर जाके चैलेंज कर सके और बता सके कि ये? मेरे ख्याल में गैर जिम्मेदारी की बात तो मेरे चेयरमैन नहीं करेंगे, लेकिन पूरा इंतखाबी अमल क्या है वो जो उसके सामने है, वो उसकी जो खबरें हैं, उसकी जो मीडिया की बातें हैं, वो कैसे छिपा सकेगी हुकूमत, कैसे कर सकेगी? आप देखें वजीर साहब वहाँ गए, इलेक्शन कमीशन, उनकी इलेक्शन कमीशन ने कहा वो जिम्मेदारियों के हवाले से आए थे। ये क्या बात है? अगर इस अंदाज से आप कहेंगे वो तो फिर बिलावल साहब तो पार्टी के चेयरमैन थे, एक दिन पहले MNAs को निकाल देने का अहकाम जारी करवाने, ये क्या मतलब हुआ? पोलिंग डे पर चांडियो साहब, पोलिंग डे पर जो टर्नआउट देखा गया, जितनी बड़ी तादाद के अंदर GP के अवाम वोट कास्ट करने के लिए निकले, डिस्पाइट द हार्ड वेदर, इंटेंस वेदर के बावजूद लोग निकले, आपको लगता है कि इस जगह पे कोई टेम्परिंग हुई होगी या कोई रिवायती तरीकाकार इस्तेमाल किया होगा कई वोटों की गिनती के हवाले से? आम इंतखाबात तो हमारे सामने है, तो किस अंदाज से धांधली आपने देखा नहीं? कितने घंटे पोलिंग रिजल्ट नहीं आए आपने देखा नहीं? पोलिंग के चीफ पोलिंग एजेंट को पोलिंग में जाने नहीं दिया गया जारी वाले हल्के में, आपने देखा नहीं? लेकिन चांडियो साहब वो तो GP इलेक्शंस के बाद कहते हैं कि मजीद मुस्तहकम हुए हैं, और PDM का जो खास तौर पे स्टांस है उसको जरूर ठेस पहुंची है, ये हुकूमत क्लेम कर रही है कि GP इलेक्शंस के अंदर जो है बुरी तरह फ्लॉप हो गई PDM। भाई हुकूमत का क्लेम करना तो हर हुकूमत क्लेम ऐसे ही करती है, 10 साल हुकूमतें तो मुझे याद है, सब हुकूमतें ऐसे ही बोलती है, सब हुकूमत कहते हैं धांधली नहीं हुई है, सब हुकूमत कहते हैं महंगाई नहीं है। इस वजीर-ए-आज़म को इस मुल्क में महंगाई नजर नहीं आती, जो वजीर-ए-आज़म महंगाई के इस तूफान में कह रहे हैं कि ये तगड़ा है अपोजिशन की, यार उसके बदले आप क्या कहेंगे? भला आप बताओ, आप कसम खा के कहो पाकिस्तान में महंगाई नहीं है? वजीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ दुरुस्त है? चांडियो साहब बात यह है कि अब कोरोना की सेकंड वेव आ गई सर, उस पर जलसे और जुलूसों के ऊपर खान साहब ने, वजीर आजम पाकिस्तान ने बड़ा बवांगे दौल का ना हम जलसे करेंगे ना ऑपोजिशन जलसे करेगी अब कोरोना की सेकंड वेव में, क्या करेंगे सर? देखिए जो हुकूमत कहेगी वो उससे अमल दरामद करा सकती है, मैं उससे बात नहीं कर रहा हुकूमत क्या करेगी, हम ये कह रहे कि हो क्या रहा है, होगा क्या, हम इस पे बात कर रहे हैं। कोरोना से ज्यादा इस मुल्क को इस वजीर-ए-आज़म से खतरा है। कोरोना ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाएगा इससे आपकी हमारे अमल को जितना वजीर-ए-आज़म उसके बुजुर्ग कर रहे हैं। जो जबान इस्तेमाल की है
मकाम की वज़रा ने इंतखाबात में जो खवातीन के लिए, जो पार्टी के मुखालफिन के लिए, जो अपोजिशन के लिए, क्या वो काबिल कबूल है? क्या उसका नतीजा मुफाहमत निकलेगा? क्या उसके नतीजे में सजा? जानी साहब, आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है सर, साहिब बसीरत इंसान है, आप मुझे बताएं कि कंक्लूसिव रिजल्ट कब तक आता हुआ देख रहे हैं आप, और क्या होगा? क्योंकि जाहिर है जैसे जैसे तहरीक आगे बढ़ती है, जैसे जैसे इंटेंसिटी मजीद बढ़ती है, कहीं ना कहीं तो डायलॉग का रास्ता होता है, और अब ऑपोजिशन भी यकीनन बातें तो कर रही है। कंक्लूसिव क्या देख रहे हैं इसके एंड? अच्छा हुआ आपने पता पूछ लिया। मैंने देखे, मैंने पहले कहा था, ये कहते थे कि अपोजिशन है कहाँ, अपोजिशन रास्तों में कैसे निकलेगी, नून लीग पीपल्स पार्टी किससे बैठेगी, कैसे बैठेगी? देखें, इनकी ख्वाहिश थी, इन्होंने क्या डरा डरा के सब काम करवा दिए, सब बैठ गए, नून लीग भी मिल गई, पीपल्स पार्टी भी मिल गई, जमीयतुल इस्लाम भी मिल गई, रस्तों पे भी शुरू हो गए। अब ये नया इन्होंने ड्रामा किया हुआ है, ये इस सेंटर को पूरा करवाना चाहते हैं, कोई खास अख्तियारात लेकर, कोई खास गारंटी लेकर जिसमें ये अकेले कल्ले कल्ले घूमेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं समझता हूँ सारे अमल को नुकसान हो जाएगा। बाकी बच्चा वज़ीर-ए-आज़म ऐसे कई आए, कैसे गए, बहुत सारे वज़ीर पार्टियां बना कर इधर आए। मैं उन मौजूदीन का नाम नहीं लेना चाहता, आज वो कहाँ है? वो ताकत आपको देखकर याद है मुशर्रफ कैसे बाजू लहरा रहा था? आपको याद है जो कराची में उसने किया चीफ जस्टिस के आने के मौके पर? आज कहाँ है मुशर्रफ? आपने देखा वो पार्टी मुनज़्ज़म कर रहा था, कई बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि खातून जज ने अपनी डिग्रियां जलाने का फैसला क्यों किया। इस सवाल को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मातहत अदालतों का माहौल मातहत अदालतों की अदलिया के जजेस के लिए खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करता चला जा रहा है, जहां पर जजेस को न सिर्फ फतहकमेज रवैये का सामना है, बल्कि उन्हें गालम गलोच और साथ साथ हरासानी का सामना भी करना पड़ता है। आए रोज कुछ ऐसी वीडियोस सामने आती हैं, वीडियो टेप्स देखी जाती हैं, जिसमें जजेस के साथ बदकलामी की जाती है, उनको प्रेशराइज किया जाता है, दबाव में फैसले कराने के लिए मजीद प्रेशर का सामना भी उन्हें रहता है। इस हवाले से क्या सूरत हाल दिखाई देती है, इस वक्त माहौल क्या बता रहा है, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आप मेरी क्वालिफिकेशन पे कैसे मैंने आपको कैसे देख किया? अगर इस्लाम में खुदकुशी हराम ना होती तो सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सामने जान दे देती। मेरे लिए बेहतर था कि मैं 20 साल की उम्र में शादी कर लेती, वालिदैन का पैसा और वक्त तो बर्बाद ना होता। ये अल्फाज है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद के, जिनका इजहार उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नाम अपने एक खुले खत में किया है। खत के मतन पर गौर से कबल आपको बताते चले कि डॉक्टर साजिदा अहमद एक बाहिम्मत और दलेर खातून है, जिन्होंने हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए कोशिशें की हैं। अदलिया मुखालिफ तहरीक के दौरान उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस की जानिब से भी गुस्से का सामना रहा, जबकि उन्हें भक्कड़ ट्रांसफर कर दिया गया था। डॉक्टर साजिदा अहमद वकला के रवैये और जजेस को हिरासा करने के वाकयात पर दिल बर्दाश्ता है, इसीलिए उन्होंने आला जजेस साहिबान के नाम खत तहरीर करके हकायक वाजे किए। अगर इस्लाम में खुदकुशी हराम ना होती तो मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने खुदकुशी कर लेती। जस्टिस साजिदा के मुताबिक जज की हैसियत से उन्हें और उनके साथियों को रोजाना की बुनियाद पर गालियों, तौहीन और हरासगी का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने शिकवा किया कि सीनियर्स ने जिले अदलिया के जजेस को इस तौहीन से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। डॉक्टर साजिदा अहमद के मुताबिक उनके लिए बेहतर था कि वो अपनी जिंदगी के 25 साल आला तालीम के हुसूल में ना लगाती और आप पाकिस्तानी लड़कियों की तरह 20 साल की दहाई शादी कर लेती और अपने वालिदैन का कीमती वक्त और पैसा 15 साल तक इस्लामाबाद में आला तालीम के हुसूल पर बर्बाद ना करती। अपनी दास्तान बयान करते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का मजीद कहना था कि अच्छा होता कि मैं चौपाए को चराने का काम करती, इसी तरह से उपले थोपती, अपने काश्तकार फैमिली की मदद करती और इस्लामाबाद की रोशनियों की बजाय परेशानी और मसाइब से पाक जिंदगी गुजारती। उन्होंने अपने खत में निशानदेही की है कि इस अजीम पेशे को गैर पेशावर अफराद और काली भेड़ों ने हाईजैक कर लिया है। उन्होंने वकला के रवैये पर दुख का इजहार करते हुए लिखा कि वकला के आम आवाम पुलिस वालों पर जुबानी और जिस्मानी हमले मामूल बन चुके हैं। साथ ही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से शिकवा किया कि सब कुछ आपकी नाक के नीचे हो रहा है। डॉक्टर साजिदा के मुताबिक बदकिस्मती है कि हम वकला तहरीक के समरात का फायदा उठाने में नाकाम रहे हैं। अब यही नहीं बल्कि कानून की बालादस्ती के अजीम मकसद के हुसूल में भी नाकाम रहे हैं। पीआईसी वाक़े की निशानदेही करते हुए सेशन जज का कहना था कि हमारा तशख़्ख़ुस इस वक्त दुनिया ने खराब कर होते हुए देखा है, जब लाहौर बार एसोसिएशन के वकला ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी यानी पीआईसी पर
उस वक्त हमला किया जब वहां दिल के मरीजों की जान बचाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि पंजाब में जिले अदालतों का उसूल है, इज्जत नहीं तो काम नहीं। उन्होंने कहा कि जज साहिबान सबको इंसाफ फराहम करते हैं, लेकिन इंसाफ फराहम करने वालों को कौन इंसाफ देगा। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 228 के तहत और तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। यकीनन जस्टिस डॉक्टर साजिदा अहमद के इंकशाफात इंतहाई अहम हैं और इन मामलात का जायजा लेते हुए मौसर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई जज शिकवा ना कर सके। उन्होंने इंकशाफ किया है कि हालिया बरसों के दौरान पंजाब में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा नौजवान पुरजोश जिले अदालतों के जज साहिबान को हलाक किया जा चुका है, लेकिन कोई भी उनकी हलाकत की वजह पर ध्यान नहीं देता है। नौजवान सीनियर सिविल पाकपतन जज मिस्टर बदियुज़्ज़मान की ताज़ा तरीन हलाकत का वाकया भी सबके सामने है। इस वाकये की वजाहत सामने आनी चाहिए है कि वो अचानक ब्रेन हैमरेज की वजह से क्यों इंतकाल कर गए। अगर हमें इस तरह वकला की डांट डपट, गालियों और फिर ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर का सामना करना है और आप हमें हमारे और हमारे ख़ानदान के वक़ार और तौकीर को बचा नहीं सकते, तो हम वो तमाम मराहत वापस करने को तैयार हैं जो हमें दी गई हैं, जैसा कि गाड़ी, लैपटॉप, इजाफी तनख्वाह वगैरह। लेकिन इसकी कीमत हमारे या फिर हमारे खानदान की इज्जत नहीं है, क्योंकि अदालतों में मर्दों खवातीन जजेस को हरासा किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूं, मायूस और परेशान भी कि अपनी तालीमी असनाद एक एक करके लाहौर हाई कोर्ट के सामने नजर आतिश कर दूं या फिर एहतजाजन सुप्रीम कोर्ट के सामने, ताकि 23 करोड़ आवाम में खवातीन का इतना हौसला मिले कि वो आए अपने जोश और ईमान के साथ किसी की बहन, बेटी या माँ बनकर अपने वकार और तकरीम के साथ इस अजीम कौम की खिदमत इस पेशे में रहते हुए कर सके, जिसकी अब कदर तो नहीं रही है। वकला के रवैये के हवाले से ये कोई नई बात नहीं है। आए रोज़ ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं कि रूह कांप जाती। जड़ावाला में वकला की जानिब से जज का सर फाड़ने के वाक़यात हों या फिर मुल्तान कचहरी में जज की तौहीन का किस्सा हो, यकीनन वकला की किरदार साजी और अदलिया की तौहीन पर लाइसेंस कैंसिल करने जैसी सजाएं होनी चाहिए। वकला की किरदार साजी कैसे की जा सकती है, खवातीन जजेस को हिरासा करने के वाक़यात में इजाफा क्यों होता चला जा रहा है और ये माहौल क्यों बन रहा है, इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त मुमताज़ माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया नासरा जावेद साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पंजाब के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहिबा हैं डॉक्टर साजिदा, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नाम एक खुला ख़त लिखा है। उसमें उन्होंने मातहत अदलिया बशमूल उन पे जो खवातीन हैं उनके जजेस के साथ जो सलूक रवा रखा जाता है उस पर फट पड़ी और वो कहती है कि अगर खुदकुशी हराम ना होती तो शायद मैं खुदकुशी कर लेती। अब स्टेट ऑफ माइंड आप बेहतर तौर पे समझ सकती हैं कि एक जज साहिबा की जो स्टेट ऑफ माइंड है वो क्या होगी, जिस पर उन्होंने एक खुला ख़त लिखा है और इतना बड़ा स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट लिखा है कि अगर खुदकुशी हराम ना होती तो खुदकुशी कर लेती। बस उनका यही मौक़िफ़ है कि वो लॉयर्स मूवमेंट में भी शरीक थी और उन्होंने जो जमहूरियत के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए और जजों की आज़ादी के लिए इतनी मेहनत की। वो कहती है 15 साल में कुछ और करती तो मैं कहाँ की कहाँ पहुँच जाती। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल ये है कि वकला गर्दी जो है, वकला गर्दी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनका कहना ये है कि यहाँ वकला गर्दी आम हो गई है और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं कोर्ट्स के, अगर उन फैसला ना दे वकला की मर्जी का तो वो उनके ऊपर भी हमला आवर हो जाते हैं। यही उनका मौक़िफ़ है और उनको हिरासा किया जाता है और दीगर ख़वातीन जजेस को भी हिरासा किया जाता है और मैं समझती हूँ इसमें कोई मुबालगा नहीं, ये ऐसे ही है। तो मातहत अदालतों के जजेस के साथ अगर ये सलूक होगा तो फिर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि फैसले आज़ाद होंगे? फैसले तो आज़ाद होने चाहिए। ये जो रवैया है ना वकला का, ये बार काउंसिल का उन्होंने हवाला दिया है कि बार काउंसिल को चाहिए कि जो इस तरह की वकला गर्दी में हो मुलव्वस, उनके लाइसेंस कैंसिल किया जाए। तो आपको नहीं लगता कि इस पे कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए इस हवाले से, ताकि जो जजेस हैं उनकी जो रिजर्वेशंस हैं वो एड्रेस हो सके प्रॉपरली और उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके, ताकि फैसले करने में भी जो है वो मज़ीद मजबूती आ सके और मुस्तहकम फैसले कर सके जजेस? बात यह है कि बार काउंसिल के पास, पाकिस्तान बार काउंसिल और लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट में तमाम इख्तियारात हैं। अगर ये उन इख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहें, देखिए कानून साजी किसने करनी है? कानून साजी तो करनी है मुकन्नना ने, और मुकन्नना ने इनके लिए क्या कानून साजी करनी है? ये तो इनके लिए कानून बना हुआ है, लीगल प्रैक्टिशनर्स इन बार काउंसिल एक्ट, उसके तहत ये बुला सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं, जो है वकला गर्दी करने वाले वकला उनके लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं। फिर उनके अगर बेहतरी ना हुई उनकी जो है तौर तरीकों में तो फिर उनका लाइसेंस। ठीक है, यानी आप ये समझते हैं कि कवानीन मौजूद है
इख्तियारात भी है, कवानीन पर अमलदारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड, अमलदारी करनी है बार काउंसिल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद साहबा हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद जिक्र करेंगे एक ऐसे बाप का जिसका सर उसकी बेटी ने फख्र से बुलंद कर दिया है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। मुजरिमान को पकड़ने के लिए इंसानी चारे का इस्तेमाल, यकीनन एक फिल्म में भी ऐसा मंजर पेश करते हुए कई बार सोचा जाता है। या अंडर कवर की इस्तिलाह खासी मारूफ है, मगर ये अंडर कवर अफराद हर लिहाज से तरबियत याफ्ता होते हैं और उनके पास हर सूरत हाल का मुकाबला करने की सलाहियत भी होती है। लेकिन एक मासूम लड़की को मुजरिम पकड़ने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करना, और मुजरिम भी जिनसी ज्यादती का, यकीनन सोचते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कश्मीर के ASI मोहम्मद बख्श ने ऐसा कर दिखाया। उसकी बेटी रेशमा ने भी बाप के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई और ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि आज पूरी कौम उन्हें खिराजे तहसीन पेश कर रही है। मोहम्मद बख्श ऐसा करने पर क्यों मजबूर हुआ? यकीनन वो भी बेटियों का बाप था। उसके पास एक माँ फरियाद लेकर पहुंची थी और वो सिंध की रिवायती मेहमान नवाजी और शफकत फितरी से मजबूर होकर अपनी बेटी के जरिए मुजरिम को पकड़ना चाहता था। इस इकदाम पर कौम की जानिब से उन्हें खूब सराहा जा रहा है। खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध और समेत आला शख्सियात ने उनकी बहादुरी की दाद दी है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में कश्मीर पुलिस के बहादुर ASI मोहम्मद बख्श और उनकी बेटी के एजाज़ में तकरीब भी सजाई गई, जिसमें IG सिंध मुश्ताक महर और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्सा वहाब ने शिरकत की। ASI मोहम्मद बख्श और उनके अहले खाना का शानदार इस्तकबाल किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इस मौके पर किस तरह से अपने हीरोज का इस्तकबाल किया, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। IG सिंध मुश्ताक महर ने तकरीब से खिताब में ASI के लिए महकमा पुलिस की तरफ से 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया और ASI मोहम्मद बख्श को तमगा शजात और उनकी बेटी को सितारा इम्तियाज देने की सिफारिश करते हुए कहा कि ASI और उनकी बेटी ने अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। बेटी के हौसले को सलाम पेश करता हूँ। ASI मोहम्मद बख्श वाकया सुनाते हुए आप दीदा हो गए। ASI मोहम्मद बख्श कह रहा था कि जब मैं मुलजिम के घर पहुंचा तो बच्ची नजर नहीं आ रही थी। मुलजिमान ने एक गंदे से कपड़े में बच्ची को लपेट रखा था और बच्ची की हालत देखी नहीं जा रही थी। मोहम्मद बख्श ने बताया कि मुतासरा बच्ची को अस्पताल लेकर गया तो बच्ची का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भी 6 घंटे तक रोता रहा। ASI मोहम्मद बख्श ने कहा कि अगर मुतासरा बच्ची पहले मिल जाती तो वो मुलजिम को देखते ही गोली मार देता या फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। उन्होंने कहा कि मोहब्बत और सपोर्ट करने पर अपने पुलिस अफसरान और आम शहरियों को सर करता है। सिंधी में असां रिली चवंदा आहियूं, उन गंदी रिली में पई हुई वो चुरी जो त असां उनखे ॾिठोसीं तो उनमें आलिशा पई तो आज तक पर आलिया शाह की देखी नहीं जाती, वो इतनी गंदी हालत में थी। यकीनन ये एक बाप का जज्बा है, पुलिस ऑफिसर का हौसला है और कौम के बहादुर सपूत का हौसला है जिसने मुजरिम को पकड़कर सारी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आज सारी कौम इस बहादुर पुलिस ऑफिसर को सलाम पेश करती है और उम्मीद करती है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों में जब तक मोहम्मद बख्श जैसे अफराद मौजूद हैं, अर्ज़े वतन के शहरी सुकून की नींद सो सकेंगे। कौम की बेटियां रातों को बेधड़क बाहर निकल सकें। पाकिस्तान सुपर लीग जिसका सीजन एक तवील वक्फे के बाद अब इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। और बिलाखिर वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। लाहौर वालों को कलंदर्स की मुसलसल हार ने दुखी किया हुआ था जबकि कराची वाले किंग्स की नाकामियों पर दिल गिरफ्तार दिखाई दे रहे थे। लाहौर कलंदर्स के मालिक राना फवाद तो दुख और मायूसी का जैसे सितारा बन चुके थे, लेकिन अब जबकि दोनों अहम टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं तो शायकीन का जोशो जज्बा भी दीदनी है। दोनों रिवायती हरीफ हैं। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीमें जब एक दूसरे से टकराएंगी, मैदान तो खाली होगा, शायकीन तो नहीं होंगे, लेकिन देखने वालों का जो दीदनी होगा और देखना ही होगा कि दोनों में से कौन सी टीम जीतती है और PSL 5 का ताज अपने सर पर सजाने में कामयाब हो जाती है। इसके लिए एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इस हवाले से मंगल के रोज ये दोनों टीमें आपस में टकराने जा रही हैं और देखना यह है कि PSL 5 कौन जीतकर कामयाबी का सेहरा अपने सर सजाता है। ये तो था आज का 10 तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।